तो आइए हम लोग 9th क्लास के NCERT बुक के चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक मिनट। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा समुच्चय दाब बढ़ाने से बढ़ता है। तो कौन कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कारण है जो टेम्परेचर को बढ़ाने से वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ताप बढ़ाने से वाष्पन, ठीक है। देखते जाइएगा साथ में, वाष्पन, विसरण और गैसों के प्रसार, ठीक है। तो वाष्पन, विसरण और गैसों के प्रसार टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये बढ़ते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया और पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैसों को द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। गैस को जो है वो लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है और अपने अनुभव से अपने मित्रों को बांटते हुए भ्रमित हो गई और द्रव के लिए परिस्थितियों में समुच्चय की पहचान करें। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें कोई भी गैस, ठीक है, ताप और दाब पड़ने पर वह गैस जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे हम लोग घरों में यूज़ जो करते हैं LPG, ठीक है, तो वो एक गैस है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो क्या ऐसा रीज़न है जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है? तो वो होता है निम्न ताप और उच्च दाब, ठीक है। निम्न ताप और उच्च दाब के कारण कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि गैसों में संपीड़न का मात्रा पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि गैस क्या है, पदार्थ के कंडीशन, पदार्थ की अवस्था है। जैसे पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न की जो मात्रा पाई जाती है, संपीड़न का जो ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गैसों में पाया जाता है संपीड़न की घटनाएं। तो संपीड़न की घटनाएं सबसे ज़्यादा गैसों में होती है और अगर उस गैस को निम्न ताप और उच्च दाब दिया जाए, है ना, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे दिया जाए तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, मतलब द्रवित रूप में आ जाती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरल का मतलब होता है एक लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म किसमें जो है वो प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों और द्रव तरल समान में व्यवहार करते हैं। गैस और द्रव जो दोनों जो है वो एक तरल के रूप में कार्य करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी VVI क्वेश्चन है। कहा गया है कि किस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में, माने ग्रीष्म काल में जो है मिट्टी के बर्तनों में पानी को रखते हैं ताकि वह क्या रहे, लंबे समय तक ठंडा रहे। तो किस घटना से होता है? ये होता है वाष्पन की क्रिया के द्वारा जो है मिट्टी के बर्तनों में, जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तनों में घड़ा का यूज़ करते हैं, तो घड़ा का पानी जो है लंबे समय तक ठंडा रहता है। किस क्रिया की वजह से? वाष्पन की क्रिया की वजह से, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ पदार्थों को उसके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? तो कहा गया है कि पदार्थ का कौन सा ऐसा कण है जो मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा जल, मतलब H2O, और उसके बाद शर्करा, यानी कोई भी शुगर वाला चीज़ जो होगा, शुगर का चीज़ जो होगा उसमें क्या होता है, शुगर के चीज़ों में वो आकर्षण की घटना धीरे धीरे बढ़ती है। सबसे कम ऑक्सीजन में, उसके बाद H2O में, उसके बाद शुगर में उससे ज़्यादा आकर्षण होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर पर केल्विन का मापक्रम की घटना क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 298 केल्विन, 311 केल्विन। अब इसको देखिए बदलते कैसे हैं, तो इसको बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसे एग्जाम में वेरी VVI इसको लगा लीजिएगा। ये जो है VVI क्वेश्चन है। इसको बनाने का सही तरीका देखिए क्या है, किसी भी डिग्री सेल्सियस जो भी रहेगा उसको केल्विन में बदलने के लिए
273 प्लस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जोते हैं, यानी अगर 25 डिग्री है तो 273 प्लस 25 करेंगे, ठीक है, 273 प्लस 25 करेंगे तो वो हमारा केल्विन में आ जाएगा। तो देखिए 273 प्लस 25 करेंगे तो 298 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 273 में अगर 38 जोड़ेंगे तो 311 आएगा, 273 में 66 जोड़ेंगे तो 339 आएगा। यानी किसी भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं, 273 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें कि कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसका है कि क्या ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्पन में निरूपित वाष्पन कहलाता है। क्या कोई ठोस है बिना द्रव में निरूपित हुए अगर डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है तो क्या वह क्रिया वाष्पन कहलाएगी। तो नहीं, वह क्रिया जो कहलाती है जब कोई ठोस पदार्थ सीधे अगर गैस में वाष्प में बदल रहा है तो वो क्रिया वाष्पन नहीं बल्कि उदरपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, उदरपातन कहलाती है, ठीक है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, एक मिनट, चलिए अगला ऑप्शन है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्ट ठोस में बदलना क्या उदरपातन कहलाता है। तो जब कोई वाष्प है सीधे अगर ठोस में बदल रहा है तो क्या उदरपातन कहलाएगा। तो नहीं, ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। वो उदरपातन नहीं कहलाता है बल्कि कोई भी वाष्प जो है बिना द्रव से गुजरे डायरेक्ट ठोस में तो वो कहलाता है निच्छालन, ठीक है। क्या कहलाता है, निच्छालन कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अगला है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्ट ठोस में, कोई भी वाष्प है द्रव में नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या है वाष्प से ठोस में, क्या हिमीकरण कहलाएगा, ना हिमीकरण कहलाएगा। तो हाँ ये सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिमीकरण कहलाएगा, ठीक है। ठोस में कोई भी हिम क्या होता है, बर्फ होता है, तो बर्फ जो है सीधा गैस वाष्प से ठोस में बदल सकता है। उसके बाद जो है ठोस से द्रव में रूपांतरण उदरपातन कहलाता है। तो नहीं, उदरपातन क्या है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में, जैसे कपूर ले लेते हैं, कपूर क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है ना। तो चलिए ये उदरपातन नहीं होगा बल्कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन कहलाता है ना, गल जाता है, गलन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डाई इथाइल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटाइल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 25 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वथनांकों को केल्विन में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या करना है, 273 में जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा उतना जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, केल्विन में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 308, 329 और 391 होगा, ठीक है। जब 118 में 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 391। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्प में वृद्धि करती है। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जो जल को वाष्प में वृद्धि करती है। तो यह है जल के तापमान में वृद्धि। अगर हम जल के तापमान में वृद्धि करेंगे तो जल जो है वो क्या में परिवर्तन होने लगेगा, वो वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। जल का टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं वो जल जो है वाष्पन में बदलने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है ना, चैप्टर नंबर 1 का 9th क्लास NCERT का ये लास्ट प्रश्न है। अगर नेक्स्ट प्रश्न है कि किन परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं। तो सी है कि कुछ हाइड्रोजन गैसों का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन गैस के पात्र के आयतन बढ़ा करके, यानी उसके गैसों का रिसाव और उसका आयतन बढ़ा करके उसके अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक था। तो चलिए हम लोग कल फिर से नेक्स्ट चैप्टर 9th क्लास NCERT का साइंस का लेकर के आएंगे और आगे 10th का भी इसी तरह से 10th क्लास का 8th क्लास का वीडियो आप लोग को बैक टू बैक मिलते रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।